आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस्लामिक इन्वेजन ऑफ इंडिया लेक्चर 16 तैमूर की बात करेंगे दोस्तों। तैमूर की बात करें तो इसने भारत को 1398 में इन्वेड किया था। बहुत ही ब्रूटल था दोस्तों। जहां पे भी जाता था लाशों का ढेर लगा देता था। सैवेज था। नोमैडिक एम्पायर्स जो उस समय बने थे, इसका भी बहुत बड़ा था। इसने पूरी तरीके से चागताई खैनेट को पूरी तरीके से 1370 तक स्टैब्लिश कर दिया था, एक्सपैंड कर दिया था, सेंट्रल एशिया को जीत लिया था। हालांकि जब इसकी मृत्यु हुई थी तब इसका जो पूरा एम्पायर है, जो जो इसने जीता था, वो डिसइंटीग्रेट हो गया था। तो उसकी हम बात करेंगे। इसकी एक शॉर्ट बायोग्राफी लेंगे और भारत पे इसने क्यों इन्वेड किया था। भारत पे, दिल्ली सल्तनत पे बहुत ही ज्यादा घाव दिए थे दोस्तों। इसने 1 लाख लोगों को खत्म कर दिया था। इतनी बुरी हालत हुई थी। छोड़ दिया था इसने किले के बाहर जो लाशें थी ना, इसने छोड़ दिया था ताकि चील, गिद्ध, कौवे वो लाशों को नोच नोच के खा जाएं। इतनी बर्बरता दिखाई थी इसने। तो हम ये पूरी चीज की बात करेंगे, जो जो इंसिडेंट हुए हैं उन सब की बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सिड इसको रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह पे अच्छे की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। अगर आप 2020 के यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमने पूरे सिलेबस को कवर किया है। जरूर इनको अवेल करिए। सिर्फ और सिर्फ 625 रुपए प्रति माह से स्टार्ट। भारत की टॉप फैकल्टीज ने यहाँ पे पढ़ाया है। तो अगर हम प्रोमिनेंट मुस्लिम डायनेस्टीज की बात करें दोस्तों, तो हम स्लेव डायनेस्टी को पूरा कवर कर चुके हैं 1206 से 1290 तक। मामलूक डायनेस्टी या फिर स्लेव डायनेस्टी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको फाउंड किया था। उसके बाद फिर हमने 1290 से 1320 तक खिलजी डायनेस्टी की बात की थी। जितने भी सुल्तान आए थे इनकी बायोग्राफी को हमने रिव्यू किया था। जलालुद्दीन खिलजी ने इसको फाउंड किया था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आया था। सब पे लेक्चर है दोस्तों। फिर मुबारक खिलजी आया था। ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमने तुगलक्स की बात की। तो तुगलक्स की बात हम पूरी कर चुके हैं। यासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, फिर सक्सेसर्स ऑफ फिरोज शाह तुगलक, इन सब की बात हो चुकी है दोस्तों। तो तुगलक डायनेस्टी पूरी कवर हो चुकी है 1320 से लेकर 1413 तक। अब हम खिज्र खान पे आ गए, सईद डायनेस्टी पे आ गए हैं। तो 50% हमने कवर कर लिया है, 50% अभी कवर करेंगे। लेकिन दोस्तों मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि इसी दौरान एक बहुत ही खतरनाक चीज हुई थी। तैमूर का इन्वेजन हुआ था और तैमूर की बायोग्राफी मैं कवर करूंगा। हालांकि ये लेक्चर हट गए हैं, ये भारत की पॉलिटिक्स पे इतना असर नहीं डाल पाया, ठीक है, लेकिन फिर भी भारत में इन्वेड तो किया था ना, तो बताऊंगा। मेरा ज्यादातर जो लेक्चर होगा वो इसी पे होगा कि इसने इन्वेड क्यों किया, फिर इफेक्ट्स क्या क्या थे, ठीक है, जब इसने इन्वेड किया भारत को। तो यहां पे दोस्तों 1398 में ये पूरा इंसिडेंट हुआ था। 1398 में ये इंसिडेंट हुआ और उसके बाद फिर तैमूर है जो वापस लौट गया और अपने एशिया के एक्सपेंशन को उसने जारी रखा। और जब चाइना वो गया, मिंग डायनेस्टी को ढाने गया और वहीं पे उसकी मौत हो गई। उसके बाद उसका एम्पायर जो है वो बट गया। ठीक। तो दोस्तों तैमूर की बात करें तो इसका जन्म, हालांकि इसके जन्म की कोई तारीख नहीं है, ठीक है, ये बहुत सारे मत है कब हुआ, क्योंकि दोस्तों ऐसा था ना, ये ट्राइबल था, ठीक है, ट्राइब्स में रहता था। कोई बहुत महान इंसान तो था नहीं, बाद में महान हुआ। महान क्या, वैसे भी इसने पूरी तरीके से जो एक्सपेंशन किया, बर्बरता की, उसकी वजह से लोग इसको बहुत ज्यादा मानने लगे, डरने लगे। एक चीज और बता दो कि बहुत ही बड़ा मिलिट्री कमांडर था ये। इसको पता था कि जीतना कैसे है। काफी हद तक इसकी जो कहानी है वो चंगेज खान से मिलती है। और इसका सपना था कि जिस तरीके से चंगेज खान की, आपको पता ही है, 1227 में मृत्यु हो गई थी और 1205 में उसने खान का टाइटल लिया था। उसका असली नाम था, वैसे क्या था वैसे असली नाम, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उन पर पूरी बायोग्राफी कवर कर चुका हूं। तो 1205 में उसने खान का टाइटल लिया था और 1227 में मृत्यु हो गई थी चंगेज खान की। तो यहां पे उसका जो एम्पायर था वो 4 बच्चों में बट गया था, ठीक है, जिसमें से एक था चागाताई खान। चागाताई की बात करें तो चागाताई ने अपना पूरा एक एम्पायर बना लिया था और उसी चागाताई को एक्सपैंड कर दिया था तैमूर ने। तो ये चीज आप समझे, बहुत बढ़िया समझ गए, ठीक है ना। तो इसी को ही चागाताई खानित बोला जाता था। तो बहुत ही एफिशिएंट मिलिट्री कमांडर था। जिस तरीके से चंगेज खान को पता था कि ऐसे अगर हम अलग अलग रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, तो उसने सारी ट्राइब्स को एकत्रित कर दिया था। ठीक वैसे ही इसने भी ट्राइब्स को एकत्रित करना शुरू कर दिया था। ये खुद भी बारलास ट्राइब का था, ठीक है ना।
अब हालांकि इनके जो पिताजी थे वो बहुत ही मामूली पोस्ट पे थे, इसी ट्राइब के एक नोबेल थे, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि इनकी जो एंसेस्ट्री थी वो चंगेज खान से रिलेटेड थी, वहां पे मिनिस्टर थे उनके बेटे के। वो खैर एक अलग बात है, लेकिन मुद्दे की बात यह है, चाहे जो भी हो, रिलेटेड हो चाहे ना हो, कि जीतने में कामयाब हो गया था। इसने पूरे सेंट्रल एशिया पे रूल किया दोस्तों, इसने रशिया को जीत लिया था, उज्बेकिस्तान हो गया, मामलुक्स ऑफ इजिप्ट, पर्शियन एम्पायर, सीरिया और दिल्ली सल्तनत को भी इसने हरा दिया था। तो बहुत सारी चीजें की थी, तो सब कुछ इसने जीत लिया था, और 1405 में इसकी मृत्यु हो गई थी। और जैसे इसकी मृत्यु हुई, इसका जो एम्पायर था वो बट गया, ठीक है। और फिर उसके बाद पावर स्ट्रगल एशिया में शुरू हुई, और वहीं से ही बाबर आया, उसने एशिया को छोड़ दिया था ना। मैंने जब इंपॉर्टेंट बैटल्स ऑफ इंडिया कवर की हैं, तो उसमें बताया था ना कि बैटल ऑफ पानीपत जब 1526 में हुई, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, उससे पहले मैंने पूरा कवर किया है बैकग्राउंड के, किस तरीके से कैसे एक तरीके से सिनारियो बन गए थे कि बाबर भी तो डिसेंडेंट था तैमूर का, तो वो वहां से छोड़ के फिर भारत पे उसने नजरें गड़ाई कि यहां पे इनिशियली बाबर रूल नहीं करना चाहता था भारत पे, लेकिन जब वो वहां पे आया और जब वो जीता, तब उसकी मंशा बदल गई और मुगल रूल स्टैब्लिश हो गया बाबर के आते ही। वो अभी हम जब आगे आएंगे बाबर की बात करेंगे, तब उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम तैमूर की बात करें तो ये एक नोमैड था। देखिए नोमैडिक एम्पायर्स बने हैं, सबसे पहला और सबसे बड़ा नोमैडिक एम्पायर कौन सा था? मंगोल। देखिए दोस्तों ऐसा है कि 4 सभ्यताएं आई थी, ठीक है, आपको पता ही है। मेसोपोटामियन सबसे ओल्डेस्ट है ये, हड़प्पन, ठीक है, 3300 बीसी तक, 3300 बीसी तक स्टैब्लिश हो गई थी। उसके बाद आपकी इजिप्शियन और चाइनीज, ठीक। ये जो सभ्यताएं हैं ये वेल स्टैब्लिश्ड थी, सिविलाइज्ड थे। एक और तबका था जिनको हम बोलते थे नोमैड्स, ठीक है। नोमैड्स कौन होते थे? बंजारे। ये कौन होते थे? इनका कोई घर बार नहीं होता था, ये शिफ्ट करते रहते थे, ठीक है ना। ये शिफ्ट करते, कहीं यहां रह रहे कभी वहां रह रहे। तो ये नोमैड्स क्या करते थे? ये बड़े खतरनाक होते थे। बहुत सारी सिविलाइजेशंस तो इनको पैसे देती थी भैया, मेसोपोटामिया में तो इनको पैसे दिए जाते थे कि हमको आप प्रोटेक्ट करेंगे। ये अपना गुजर बसर कैसे करते थे? ये गांव पे रेड डालते थे, लूट खसोट मचाते थे। तो एक तरीके से ये सिविलाइज्ड नहीं थे। अगर एग्जांपल की बात करें तो सबसे बेस्ट एग्जांपल दोस्तों आपने गेम ऑफ थ्रोन से देखा होगा, ठीक है, देखा ही होगा। उसमें जिस तरीके से डॉथराकी के कैरेक्टर्स, उनके कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे किया गया है, एग्जैक्टली वैसे ही होते थे ये नोमैड्स, ठीक है। बिल्कुल सिविलाइज्ड नहीं होते थे, ब्रूटल होते थे, सैवेजेस होते थे। हर नोमैड्स नहीं ऐसा होता था, हर ट्राइब ऐसी नहीं होती थी, लेकिन ज्यादातर और एकदम यूनिटी होती थी, और इनमें एक लीडर होता था जो कि चीफ ऑफ ट्राइब बोला जाता था, और ये पूरी ट्राइब उसी लीडर को ही फॉलो करती थी। भैया चंगेज खान के पिताजी भी लीडर थे, ठीक है, वो अपनी ट्राइब के लीडर थे, लेकिन जैसे ही उनकी मृत्यु हुई चंगेज खान के पूरे परिवार को छोड़ दिया गया था मरने, ठीक है ना। तो वो खाली उन्हीं को ही फॉलो करते थे जो लोग होते थे जो बहुत ही स्ट्रांग होता था। तो तैमूर भी इन्हीं ट्राइब में से था, और ये एक नोमैडिक कंकरर था। तो याद रखिएगा तैमूर ने जो ये पूरी बनाई, हालांकि पूरी मंगोली, जहां जहां मंगोल एम्पायर फैला तो पूरा मंगोल एम्पायर ही एक तरीके से ये नोमैडिक एम्पायर था। तो यहां पे ये नोमैडिक कंकरर था। उसके बाद दोस्तों हुआ क्या, ये ना ही चंगेज खान से रिलेटेड है, ठीक है, और ना ही कोई इसके पास बहुत बड़ी उपाधि है, लेकिन इसके पास दिमाग बहुत अच्छा है। इसने धीमे धीमे क्या किया, धीमे धीमे इसने ट्राइब्स को जीतना शुरू किया, ठीक है। ट्राइब्स को जीतना शुरू किया, भरोसा उनसे जीतना शुरू किया, इसने लोगों का भरोसा किया। ये जब भी कोई एक्सपेडिशन पे जाता था, जब भी किसी भी विलेज पे रेड डालता था, तो जो भी उसको चीज मिलती थी वो सब बांट देता था। इससे लोगों में भरोसा हुआ कि ये बहुत ही अच्छा है। तो तैमूर ने इस तरीके से भरोसा जीता। उसके बाद दोस्तों इसने कंसोलिडेट किया और फिर एक्सपेंशन किया। अब हुआ क्या कि इसके जो ये पूरा रूल चल रहा था, ये जितने भी ये जो नोबेल्स थे, ठीक है, जो चगताई खैनियत के नोबेल्स थे, ठीक है, उन्होंने बिल्कुल इस पे सवाल उठा दिए, क्योंकि इसका वर्चस्व बढ़ता जा रहा था। और यहां पे सवाल ये उठे थे कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है और तुम इतना ज्यादा एक्सपैंड कैसे कर सकते हो। तो तैमूर ने उसके बाद फिर उनकी बातों को बिल्कुल भी नहीं ध्यान दिया और एक एक करके सबको मार दिया, ठीक है। यहां पे दोस्तों शुरू के साल तो इसने काफी ज्यादा ट्राइब्स को कंसोलिडेट किया, और उसके बाद इसने एक्सपेंशन किया। अब आपको बता दूं कि अगले 35 साल, अपने जन्म के बाद अगले 35 साल तक इसका ये पूरा जो काम रहा, ये कंसोलिडेशन में ही रहा, ठीक है ना, इकट्ठा करने में रहा कि कैसे मैं इकट्ठा करूं।
और उसके बाद फिर इसने एक एक करके एक्सपेडिशंस की। तो सबसे पहले इसने पर्शिया को जीता, ठीक है, उसके बाद इसने इराक को जीता, फिर खुरासन को जीता, फिर कुर्दिस्तान को जीता 1392 आते आते। रशिया पे इसने अटैक किया, ठीक है ना, आज के रशिया को जीता। उसके बाद इसने बेजिद एम्पायर पे गया, बेजिद एम्पायर का जो सुल्तान था, बड़े ही लेटर्स एक्सचेंज होते थे। फिर मामलूक्स को जीता, इजिप्ट पे इसने हमला किया। हालांकि दोस्तों ये खुद में ही बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, अभी मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं ज्यादातर मेरा जो लेक्चर रहेगा वो भारत पे किस तरीके से इन्वेजन हुआ। और उसके बाद इसने भारत पे नजर गड़ाई, 1398 में इसने भारत को इन्वेड कर दिया। अब दोस्तों ऐसा था, आपको बताता हूं, एक चीज मैं बताना चाहूंगा भारत पे आने से पहले। देखिए तैमूर, देखिए कभी भी कोई बहुत बड़ी अथॉरिटी होती है तो उसका टाइटल लेना पड़ता है, आपको बताना पड़ेगा ना, ठीक है, लोगों को। तो यहां पे खान जो टाइटल था वो कौन लेते थे? मंगोल, जो चंगेज खान के डिसेंडेंट थे। तैमूर तो चंगेज खान का डिसेंडेंट था नहीं, आई मीन कोई ऐसा खून का रिश्ता तो था नहीं, ठीक है। खलीफा का टाइटल ये ले नहीं सकता था, क्यों? क्योंकि वो जो कुरैश ट्राइब थी, मोहम्मद की, प्रॉफिट मोहम्मद कुरैश ट्राइब से थे, तो कुरैश ट्राइब के पास उनकी अथॉरिटी थी, तो खलीफा का टाइटल उन्हीं को ही जाता था। ठीक, 4 कैलिफेट्स आई थी ना, कमेंट बॉक्स में फटाक से बता दीजिए। तो यहां पे तैमूर सोच में पड़ गया कि मुझे एक टाइटल तो लेना है, तो मैं क्या करूं, ये टाइटल नहीं ले सकता, वो टाइटल नहीं ले सकता, तो उसने बोला कि मैं तो उस भगवान का मसीहा हूं जो तुम्हारे पास आया है, और जो भी मैं कर रहा हूं वो उसी भगवान ने मुझे बताया। तो एक तरीके से ये अपने आप को सुपर ह्यूमन बताने लगा कि मैं सुपर ह्यूमन हूं, और लोग मानने भी लगे, ठीक है। और बहुत सारे लोग आते थे, इसकी आर्मी में रिक्रूट होते थे, जहां पे ये इन्वेड करता था, वहां पे जब पूरा किंगडम हार जाता था तो उनको स्लेव बना लेता था। स्लेव बनाने के बाद दोस्तों वो क्या करता था कि जो मान जाते थे वो तो मान जाते थे, लेकिन जो नहीं मानते थे उनको मार देता था, ठीक है, और जो मान जाते थे उनको भी अपनी सेना में शामिल कर लेता था। तो ऐसे एक्सपेंशन हुआ। भारत में इसने 1398 में इन्वेड किया। भारत में इन्वेड करने का सबसे बड़ा कारण यह था कि भारत की वेल्थ, ठीक है, भारत में वेल्थ बहुत ज्यादा थी दोस्तों, सोने की चिड़िया था ना भारत, यहां पे हर कोई अमीर था, ठीक है। और वैसे भी जब इस्लामिक इन्वेजन हुआ उसके बाद तो और ज्यादा ये अमीर हो गया। अलाउद्दीन खिलजी की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी और जो टैक्सेशन पॉलिसी थी, उसने सरकारी खजाने को और भर दिया। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक जब आया तब उसने पूरी तरीके से बर्बाद करना शुरू कर दिया, और फिरोज शाह तुगलक के समय में और ज्यादा प्रॉब्लम हुई। लेकिन फिर भी भारत एक बहुत ही वेल्दी नेशन था, हीरे जवाहरात नगीने यहाँ पे बहुत सारे मिलते थे। तो तैमूर ने सोचा कि भैया मैं सब चीज तो जीत चुका हूं, अब भारत पे इन्वेड करने का वक्त आ गया है। तो 1398 में इसने भारत पे इन्वेड किया, और उस समय किसका रूल था? नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, जो कि 1394 में जिसने सत्ता संभाली थी, वो मैं पूरा समझा चुका हूं दोस्तों, सक्सेसर्स ऑफ फिरोज शाह तुगलक देख लीजिएगा। 1394 में जिसने सत्ता संभाली थी, क्योंकि 1388 के बाद जब फिरोज शाह तुगलक का देहांत हुआ था, पावर स्ट्रगल शुरू हो गई थी, ठीक है ना, उसका बेटा, उसका दादा, उसका बेटा, उसका पोता। तो अल्टीमेटली नासिरुद्दीन महमूद शाह जब आया, लेकिन ये भी बहुत ही इनएफिशिएंट रूलर था, इनकॉम्पिटेंट रूलर था। तो ये जब पता लगा इसको कि भैया तैमूर आ रहा है, और उस समय तैमूर का बहुत बड़ा नाम हो गया था, बहुत बड़ा एक्सपेंशनिस्ट हो गया था, ठीक है, तो सबके हाथ पांव फूल गए कि करे तो करे क्या। 17 दिसंबर 1398 में बैटल लड़ी गई, नासिरुद्दीन महमूद को पूरी तरीके से हरा दिया गया। दोस्तों हुआ क्या कि भैया इसके पास, सुल्तान के पास, नासिरुद्दीन महमूद के पास बहुत बड़ी सेना थी, वॉर एलिफेंट्स थे, बहुत बड़ी सेना थी, वॉर एलिफेंट्स थे। तो यहाँ पे तैमूर ने क्या किया, बैटल से पहले, ये हर कोई करता था दोस्तों वॉर एलिफेंट्स को खत्म करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे तैमूर की सेना है, ठीक है, और यहाँ पे वॉर एलिफेंट्स और सब सोल्जर जो है अटैक कर रहे, तो यहाँ पे ये गड्ढा खोद देता था, ठीक है, और इसने गड्ढे खोद दिए, और इन गड्ढे खोदे, और जैसे ही यहाँ पे वॉर एलिफेंट्स आगे आए वॉर करने के लिए, इन गड्ढों में फंस गए, और उसके बाद तैमूर ने पता है क्या किया, ये गड्ढों को जला दिया। तो आप समझिए, हाथियों को इसने जला दिया, जिंदा जला दिया, मार दिया, इतनी ब्रूटैलिटी की थी वॉर में। हालांकि एवरीथिंग फेयर इन वॉर, ठीक है, एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर। तो उसके बाद दोस्तों इसने पूरी तरीके से यहाँ पे दिल्ली सल्तनत को हराया, और नासिरुद्दीन महमूद जो है वो भाग खड़े हुए, दिल्ली छोड़ के भाग गए, और फिर कुछ वक्त के लिए तैमूर का रूल जो है वो स्टैब्लिश हो गया। तैमूर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि वो बहुत रोया, ठीक है, जब ये रूल स्टैब्लिश हुआ। हालांकि मैं आपको बता ही चुका हूं दोस्तों, बहुत ही ब्रूटल थे ये, ठीक है। यहां पे जब इसका रूल स्टैब्लिश हुआ तो लोगों ने क्या किया, रिवोल्ट कर दिया। लोगों ने बोला कि हम इसके रूल को मानते ही नहीं। अरे इतनी बुरी तरीके से इसने लूट खसोट और
मर्डर करने शुरू कर दिए थे कि लोगों ने बोला कि हम तो मर जाएंगे यहाँ पे। तो लोगों ने रिवोल्ट किया, तैमूर ने चुन चुन के एक एक को मार दिया, सबके सर काट के पूरा पिरामिड बना दिया, भंडार बना दिया। और जो बॉडीज थी, 1 लाख लोगों, दोस्तों 1 लाख लोगों को मार दिया इसने। 1 लाख लोगों को पहले तो बंदी बना और सबको मार दिया, बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। और बॉडीज थी, अब इतनी बॉडीज का क्या करेंगे, चील कौवे गिद्ध बाहर छोड़ दिए बॉडीज को, सब आते थे नोच के ले जाते थे, और ये सब हमारे हिंदू भाई बहन थे। तो तैमूर ने इन सबको खत्म किया और उसके बाद पूरी तरीके से लूटा भारत को, 1 साल तक लूटा, बहुत कुछ किया और ढेर सारी वेल्थ लेके वापस चला गया। अब दोस्तों हुआ क्या कि यहां पे जब इसने भारत को इन्वेड किया था, तो आप सोचेंगे कि अपना रूल क्यों है जो है ये आगे क्यों नहीं बढ़ा, इसने स्टैब्लिश क्यों नहीं किया। इसको पता था, देखिए मेन मोटिव इसका रूल स्टैब्लिश करना नहीं था, क्योंकि इसके पास पूरा सेंट्रल एशिया था, ठीक है। तो भारत पे एनर्जी क्यों वेस्ट करेगा जब इसके पास पूरा सेंट्रल एशिया और भी बहुत सारी चीजें थी जिसको देखनी थी। इसने भारत से वेल्थ लूट ली। दूसरी चीज को यह भी पता चल गई थी कि भारत के लोग इसके खिलाफ हमेशा रिवोल्ट करते रहेंगे, क्योंकि तैमूर इनमें से तो है नहीं, तो इसलिए रूल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसने क्या किया, इसने फिर पूरा लूट के भारत को लूटा और उसके बाद फिर वापस चला गया और अपने एक्सपेंशन को है जारी रखा। लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी, यहाँ पे लाशों का अंबार जो है भारत में वो लग गया था, तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम थी। उसके बाद दोस्तों आपको एक और चीज बता दूं कि जब ये भारत से लौटा, इसके बाद फिर अपने अपने इसने पूरी एक्सपेंशन जो है वो जारी रखी। फिर इसने आर्मेनिया और जॉर्जिया को इन्वेड किया, यहाँ पे क्रिश्चियंस थे और 60,000 से ज्यादा लोगों को खत्म कर दिया, मार दिया दोस्तों, ठीक है ना। तो जहां पे भी इन्वेड करता था ये पूरी तरीके से लोगों को मार देता था। उसके बाद इसने चाइना को इन्वेड किया और चाइना को इन्वेड करते वक्त ही, चाइना एक बहुत ही सिविलाइज्ड वहां पे सिविलाइज्ड एम्पायर था, तो चाइना को जब इसने इन्वेड किया तो फाइनली 1405 में 17 फरवरी 1405 में इसका देहांत हो गया। अब अगर हम बात करते हैं कि ऐसी क्या रीजन थे जो इसने भारत को इन्वेड किया, तो सबसे पहले तो दोस्तों ह्यूज वेल्थ। भारत एक बहुत ही वेल्थी नेशन था और तैमूर एक बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस रूलर था। वो चाहता था कि हम सारी वेल्थ को लूट लें और उसके बाद फिर जो हम एक्सपेंशन कर रहे हैं उसमें लगाए। दूसरी चीज तैमूर चाहता था कि भारत में इस्लाम फैले। देखिए दोस्तों, मंगोल जब इस्लाम का उदय हुआ, ठीक है ना, 7th सेंचुरी में 632 एडी में जब इस्लाम का उदय हुआ, तो यहां पे हम देखते हैं कि मंगोलों ने भी, जितने मंगोल्स आए थे उन्होंने भी इस्लाम को अपना लिया था, ठीक है। धीमे धीमे करके मंगोल्स ने भी इस्लाम को अपना लिया। तो तैमूर भी एक मतलब इस्लाम को बहुत ज्यादा मानता था, ठीक है। तो वो चाहता था कि भारत में जितने भी लोग हैं वो इस्लाम को कबूल कर लें और सारे हिंदू जो है वो मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है ना। तो इसी तरीके से वो भारत की धरती को प्यूरिफाई कर सकता है। तो यहां पे ये एक बहुत बड़ा रीजन था। तीसरा रीजन ये था कि भारत में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी। देखिए जैसे ही फिरोज शाह तुगलक का अंत हुआ, फिरोज शाह तुगलक का 1388 में देहांत हुआ, यहां पे सुल्तान की गद्दी के लिए स्ट्रगल हो गई, ठीक है। तो एक तरीके से दिल्ली सल्तनत बची कहां, हर कोई लड़ रहा था कि मुझे गद्दी चाहिए, मुझे गद्दी चाहिए। दूसरी चीज ये हुई कि ये डिसइंटीग्रेशन हो गया एम्पायर का। जैसे ही फिरोज शाह तुगलक का अंत हुआ, बंगाल ने आजादी ले ली, इधर गुजरात, राजस्थान, साउथ ने अपनी आजादी घोषित कर दी। तो यहां पे पूरी तरीके से पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भारत में। तो तैमूर को यह पता था, तैमूर इसका फायदा उठाना चाहता था और उसके बाद इसने फायदा उठाया और लूट के चला गया। भारत की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी, जो आर्टिजन थे, क्राफ्ट्समैन थे, उसको भी बर्बाद कर दिया था इसने, पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था, सबको मार दिया था। आपको बता दूं कि औरतों और बच्चों को तो नहीं मारते थे उस समय, ठीक है, लेकिन यहां पे सारे मेल पॉपुलेशन को साफ कर दिया था। तो एक वक्त ऐसा आ गया था कि भारत में मेल पॉपुलेशन बची ही नहीं थी। 1398 में हर मेल जो दिल्ली में सारे आदमियों को मार दिया गया था, तो फैमिली में कोई मेल मेंबर बचा ही नहीं था, इतनी ज्यादा बर्बरता की थी। दूसरी चीज यहां पे क्या हुआ था कि चाइल्ड मैरिज यहीं से एक तरीके से स्टार्ट हो गई थी। यहां पे औरतों ने यह सोचा, फैमिली ने यह सोचा कि अगर हम अपनी बेटियों को बड़ा करेंगे, ठीक है, तो यहां पे इन्वेजन होगा, ये जो मुस्लिम है ये आएंगे और हमारी बेटियों से शादी कर लेंगे, इससे अच्छा ये है कि बचपन में ही शादी कर दो। तो यहाँ पे चाइल्ड मैरिजेस होना शुरू हो गई, बचपन में ही शादी फिक्स कर दी जाती थी और बचपन में ही शादी करा दी जाती थी। तो ये भी, उसके बाद दोस्तों इतना ज्यादा टेरर हो गया था तैमूर का, इसने इतना ज्यादा कत्लेआम किया था दिल्ली में कि वो आपने सुना होगा ना, सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। तो ऐसे
जो नानी माँ थी, दादी माँ थी, वो बोलती थी बेटा सो जाओ वरना तैमूर आ जाएगा। इसकी स्टोरी बताती थी, इतनी ब्रूटैलिटी कि जब इसने इन्वेड किया तो कितना ज्यादा खतरनाक माहौल हो गया था। तो ये सारी चीजें थी। उसके बाद पूरा लूट के भारत को ये वापस चला गया, हर कोई वापस लौट गया। तो वापस आया भैया नासिरुद्दीन महमूद, छोड़ के भाग गए थे मैदान, दोबारा वापस आया मल्लू इकबाल के साथ। नासिरुद्दीन महमूद ने रूल किया, लेकिन फिर 1413 में नासिरुद्दीन मोहम्मद महमूद का अंत हुआ, और उसके बाद फिर फाइनली खिजर खान आया और भारत में एक नई डायनेस्टी सईद जो है वो स्टैब्लिश हुई। अब हम खिजर खान की बायोग्राफी अगले पार्ट में देखेंगे, इस्लामिक इन्वेजन लेक्चर 17। तो ये दोस्तों एक शॉर्ट बायोग्राफी थी, बहुत डीप में मैं नहीं गया हूं, मैंने सिर्फ सतह पे ही समझाया है, क्योंकि मैं अपने लेक्चर को सिर्फ और सिर्फ अभी भारत तक ही सीमित रखना चाहता हूं। जब हम वर्ल्ड मतलब जो द ग्रेटेस्ट कंकरर्स हैं उनकी बात करेंगे, तब तैमूर की और डीप में बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक एक एक्सपेडिशन जो इसने किए उसकी एक बहुत लंबी चौड़ी अलग कहानी है, देखेंगे हम, ठीक है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे खिजर खान की, भारत में एक नई डायनेस्टी आ गई सईद। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री।